डियर स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप सब लोग? बिल्कुल व्यस्त और मस्त तो होंगे ही सही। चलो भाई, शुरुआत तो करनी है अपन को। एनवायरमेंटल इश्यूज में अपन काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे। वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वेस्ट और उसके मैनेजमेंट और उसके इफेक्ट्स भी अपन देख चुके थे, कंसिक्वेंसेज अपन देख चुके थे। जो अभी का जो अपना टॉपिक है बेटा, वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। बहुत ही ज्वलंत टॉपिक है। बहुत ही बात करूँ कि यार काफ़ी प्रिवेलेंट टॉपिक इन डिकेड्स, इस डिकेड के अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट। और बात करें अपन ग्लोबल वार्मिंग जो रहे, देखते हैं क्या होते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट और क्या होती है ग्लोबल वार्मिंग। अगर अपन बात करें बेटा ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, तो ग्रीन हाउस पहले तो समझते हैं कि ग्रीन हाउस क्या होता है। ग्रीन हाउस ए स्मॉल ग्लास हाउस है यूज फॉर ग्रोइंग प्लांट्स ड्यूरिंग विंटर। बेसिकली विंटर में प्लांट्स को ग्रो करने के लिए यहाँ पे बात करें कि यूज होता है कौन, यहाँ पे ग्रीन हाउस। द ग्लास पैनल लेट्स लाइट इन बट डज नॉट अलाउ हीट टू एस्केप, दस द ग्रीन हाउस वार्म्स अप। ग्रीन हाउस वार्म अप हो जाता है क्योंकि ये बना होता है ग्लास का। अब होता ऐसा है बेटा कि अगर लाइट जो है घुसी तो सही, पर निकल नहीं पाई। किस में से निकल नहीं पाई? उस ग्लास के हाउस में से निकल नहीं पाई, तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया। अगर मैं बात करूं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए नेचुरल फिनोमेना दैट कॉजेज हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर। बेसिकली देखा जाए तो लाला, ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये नेचुरली भी अर्थ में होता है। यूवी रेज आती तो हैं, पर कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्लास का काम कर देती है, ग्लास हाउस का काम कर देती है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्लास हाउस का काम करती है, उसकी वजह से वो जो रेज है वो बाहर नहीं जा पाती, तो वो हीटिंग करने लगती है अर्थ की सरफेस की। अगर अपन बात करें विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट, द एवरेज टेम्परेचर अर्थ एट सरफेस वुड हैव बीन एट -18 डिग्री सेल्सियस। -18 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे होता। अगर अपन बात करें, क्लाउड्स एंड गैसेस रिफ्लेक्ट अबाउट 1/4 ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड एब्जॉर्ब सम ऑफ इट, बट हाफ ऑफ सोलर रेडिएशन फॉल्स ऑन अर्थ सरफेस हीटिंग इट व्हेन सोलर इज रिफ्लेक्टेड बैक। पहले ऐसा होता था कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड कम हुआ करती थी, तो जो आते थे उसमें से 1/4 एब्जॉर्ब कर लिए जाते थे, बाकी रिफ्लेक्ट कर लिए जाते थे। अगर अपन बात करें अब क्या हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है बच्चे कि अब ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे जो आ रहे हैं ना, उसको काफ़ी अमाउंट में एब्जॉर्ब रिफ्लेक्ट तो कर दिया, पर वो वापस टकरा के वापस नीचे आ गए, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का एक वो बना हुआ है कवरिंग। अर्थ सरफेस री एमिट्स हीट एज इंफ्रारेड रेडिएशन, बट ए पार्ट ऑफ इंफ्रारेड इज एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेरिक गैसेस। एक इंफ्रारेड रेडिएशन री एमिट करती है हीट। अर्थ यूवी रेडिएशन पड़े, हीट जो है इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में वहाँ पे री एमिट की गई, बट अ पार्ट ऑफ इंफ्रारेड इज एब्जॉर्ब बाय दीज गैसेज। ये जो गैसेज हैं वो एब्जॉर्ब करती है इंफ्रारेड रेडिएशन के उस पार्ट को। अगर अपन बात करें, these gases, greenhouse gases radiate heat energy, it comes to earth surface, thus heating it up again, it causes the greenhouse effect। इसी को अपन क्या कहते हैं बेटा? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। जो गैसेस रोक के रख रही हैं रेडिएशंस को और बाहर नहीं जाने दे रही हैं, वही ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज यहाँ पे कर रही है। ये वो गैसेस है बेटा CO2, CH4, CFCs और N2O। यही वो गैसेस हैं जो कवरिंग बनाती है और रेडिएशंस को बेटा धरती पे जो है बनाए रखती हैं और उसकी हीटिंग जो है स्टार्ट करवा देती है। अब बात करें अपन ओवर हीटिंग ऑफ अर्थ ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। एक सिंपल सी बात है ग्लोबल वार्मिंग की, जो ओवर हीटिंग होती है ना, इसी अपन क्या कहते हैं बेटा? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अगर अपन बात करें, ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी द टेम्परेचर ऑफ अर्थ हैज इंक्रीज बाय 0.6 डिग्री सेल्सियस। सुनने में बहुत छोटी सी वैल्यू है बेटा, पर ऑल ओवर अर्थ के अंदर इतना इंक्रीज भी काफ़ी होता है, और ये तो काफ़ी सालों से होता जा रहा है। तो बेटा अब तो काफ़ी एक्यूमुलेट हो चुकी है वो चीज़। तो बेसिकली कहीं ना कहीं नुकसान हमारी अर्थ को वो हो रहा है। अगर हम देखें बेटा कि क्या कंसिक्वेंसेस होने वाले हैं, क्या इम्पैक्ट्स होंगे इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के। क्लाइमेटिक चेंजेस, एग्जांपल अनलिनो इफेक्ट। क्लाइमेटिक चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे। अनलिनो क्या होता है? एन एब्नॉर्मल वेदर पैटर्न कॉज्ड बाय वार्मिंग ऑफ द पैसिफिक ओशन नियर द इक्वेटर ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। सर्दी में बरसात होना बेटा, ये क्या है? एबनॉर्मल पैटर्न ही तो है। क्या सर्दी में बारिश हो सकती है? नहीं हो सकती। बारिश लेट होना, ये भी क्या है बेटा? ये अल्निनो इफेक्ट है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसकी वजह से इफेक्ट आ रहा है। बारिश के सीजन में बारिश हो नहीं रही है, जब बारिश होनी चाहिए वहाँ वो सीजन ही बारिश का नहीं है। तो ये सब चीज़ें किसकी वजह से हो रही है? अल्निनो इफेक्ट की वजह से हो रही है। मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स, हिमालयन स्नो कैप्स। पोलर आइस कैप्स और स्नो जो हिमालयन स्नो कैप्स है उनका मेल्ट होना, ये भी क्या है बेटा? ये भी एक तरह से है बेटा ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही इफेक्ट आ रहा है। फ्यूचर इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा मेल्ट होते गए तो सी लेवल राइज होता जाएगा। जो समुद्र के आसपास के एरियाज़ हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं बेटा, समुद्र में समा जाएंगे और कुछ निशानी नहीं बचेगी जीवन की। तो कहीं ना कहीं हमें अभी कंसिक्वेंसेस लग रहे हैं कि यार छोटी छोटी चीज़ें तो हो रही है, पर ये कब जाके बड़ी चीज़ें
बड़ी घटनाएं बन जाएगी बेटा, पता भी नहीं चलेगा अपन को। तो अगर अपन बात करें कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग का, तो क्या हो सकता है, रिड्यूस द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल का रिड्यूस हम कर दें यूज़, ताकि NO2 SO जो भी है चीज़ें वो सब वहाँ पे एक कवरिंग नहीं बनाएगी। इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूजेस, जैसे कि सोलर एनर्जी यूज़ किया है, विंड एनर्जी यूज़ की जाए फॉसिल फ्यूल की जगह। रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन एंड प्लांट ट्रीज, हम जितने ज़्यादा ट्रीज प्लांट करेंगे बेटा उतनी ज़्यादा ठंडक, उतनी ज़्यादा CO2 कंज्यूम होगी, फिक्सेशन होगा, फोटोसिंथेसिस में यूज़ होगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को। स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को भी अब कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसके लिए रिसोर्सेज हार्डनेस बढ़ते ही जाएंगे। कुछ इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स आज लिए गए हैं ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने के लिए। अगर अपन बात करें ना ओजोन डिप्लीशन इन द शॉर्ट फेज की, ओजोन डिप्लीशन कैसे हो रहा है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। बैड ओजोन इज फॉर्म्ड इन द ट्रोपोस्फेयर, लोअर एटमॉस्फेयर में जो बनती है 4 लेयर है अपने एटमॉस्फेयर की, ट्रोपो, स्ट्रेटो, फिर उसके बाद बेटा मीजो और आइनो, फिर उसके एग्जॉस्फेयर अपन पहुंच जाते हैं। आप देख सकते हैं अब ट्रोपो की और स्ट्रेटोस्फेयर आपको शो कर रखी है। तो जो बेड ओजोन बनती है बेटा वो तो 0 से 10 किलोमीटर धरती के बाहर ट्रोपोस्फेयर में ही बन जाती है। गुड ओजोन जो बनती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में बनती है बेटा, और शील्ड की तरह काम करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे शील्ड की तरह ही काम कर रही है, स्ट्रेटोस्फेयर में बन रही है। यूवी रेज आर हाईली इंजरियस सिंस दे कॉज म्यूटेशन, म्यूटेशन कर देती हैं यूवी रेज, तो उससे बचाने के लिए बेटा यहाँ पे ओजोन अपने सामने मौजूद है। तो ओजोन मौजूद है सर, ओजोन की थिकनेस तो होती होगी, हाँ होती है, उसको डॉप्सन यूनिट्स में बेटा नापा जाता है, डॉप्सन यूनिट्स में इसकी थिकनेस को नापा जाता है। अगर मैं बात करूँ ओजोन के बारे में कि ओजोन कैसे क्या चीज़ें बन रही है, ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर यूवी रेज एक्ट्स ऑन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनती कैसे ओजोन, इसके बारे में बात है कि यूवी रेज जो है बेसिकली एटमॉस्फेयर के अंदर वो O2 से जो है वहाँ पे रिएक्शन करती है, और जब O2 से रिएक्शन करती है तो बेटा वहाँ पे O3 बना देती है वो, ठीक है। एक सिंगल O2 का मॉलिक्यूल और एक नेसेंट ऑक्सीजन मिलके O3 बनता है, ओजोन बनता है बेटा। दिस प्रोसेस आर बैलेंस्ड, ये बैलेंस्ड रहती है प्रोसेस, वही क्या है डिग्रेडेशन भी कर देती है, वही यूवी रेज डिग्रेडेशन भी कर देती है जो O2 का O3 का फॉर्मेशन करती है, पर ये प्रोसेस बैलेंस्ड है। पर ये बैलेंस कंडीशन जो है, बैलेंस रिएक्शन जो है, ये अनबैलेंस्ड हुई किसकी वजह से, CFCs या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से, जो कि अपने रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ की जाती है एज ए कंप्रेसर गैस बेटा। CFCs मूव अपवर्ड एंड रीच स्ट्रेटोस्फेयर, वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं। यूवी रेज एक्ट ऑन CFCs रिलीजिंग Cl एटम्स, क्लोरीन एटम्स जो है वहाँ पे रिलीज कर दिए जाते हैं यूवी रेज जब CFCs के साथ जो है एक्ट करती हैं, और Cl एज ए कैटलिस्ट काम करता है ओजोन के डिग्रेडेशन के लिए। तो कहीं ना कहीं क्या चीज़ है कि यार CFCs नहीं होते तो फिर बेटा यूवी रेज रिएक्ट किससे करती है, तो क्लोरीन कहाँ से बनता है, और क्लोरीन नहीं बनता तो कहीं ना कहीं डिग्रेडेशन भी नहीं होता, पर हो रहा है। तो यही तो है प्रॉब्लम। इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट बड़े भारी हैं भैया ओजोन डिप्लीशन के, क्योंकि यूवी रेडिएशन डायरेक्ट धरती पे गिरना चालू हो जाएंगे बेटा जी। यूवी रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन यूवी बी आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय अर्थ एटमॉस्फेयर, बट यूवी बी कॉजेज म्यूटेशन ऑफ DNA। जो यूवी रेडिएशन से बेटा म्यूटेशन ऑफ DNA कर देते हैं। सबसे बड़ा इम्पैक्ट है ये किसका, ओजोन डिप्लीशन का। अगर ओजोन डिप्लीशन के अंदर अपन देखें कि यूवी रेज डायरेक्टली एंटर होने लगे हैं और कहीं ना कहीं जो है बात करें कि यार वहाँ पे डिप्लीशन होने लगा है, इट कॉजेज एजिंग ऑफ स्किन, डैमेज टू स्किन सेल्स एंड स्किन कैंसर। ये सारी चीज़ें कौन करते हैं बेटा, डिप्लीशन ऑफ ओजोन ही करवाता है। ए हाई डोज ऑफ UVB कॉजेज इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया, जो कि स्नो ब्लाइंडनेस को अपन कहते हैं, कैटरैक्ट, मोतियाबिंद, इट परमानेंटली डैमेजेस द कॉर्निया। तीनों चीज़ें ये जो है कर सकता है, तो काफ़ी बड़े इंपैक्ट हैं भैया। एक मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल 1987 से 2012 के बीच में बेटा, द मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल इंटरनेशनल ट्रीटी थी कनाडा के अंदर, 1987 में साइन की गई थी बेटा, और साइन टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। उनके जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जैसे कि CFCs हैं, है ना, इन सबको कम, इनका जो एमिशन है उसको कम करने के लिए, इनका यूज़ कम करने के लिए साइन की गई थी ट्रीटी। अगर अपन बात करें कि देर आर प्रोटोकॉल्स फॉर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज फॉर रिड्यूसिंग एमिशंस ऑफ CFC एंड अदर ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत जितनी भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उन सबका कम करने की वहाँ पे बात करें ट्रीटी थी। अब हम टॉपिक देख रहे हैं बेटा, डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। अगर हम रिसोर्सेज का इम्प्रॉपर यूज़ करें और उनको प्रॉपर मेंटेन ना करें, उनको रिस्टोर ना करें, तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है हमारे सामने। अगर हम देखें बेटा यहाँ पे कि डिग्रेडेशन होता है, इम्प्रॉपर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन मेंटेनेंस है, आप देख सकते हैं कि सॉइल इरोजन और डेजर्टिफिकेशन,
ये डिग्रेडेशन है। हम सॉइल का खनन करते जाएंगे, उसको माइनिंग करते जाएंगे तो बेटा धरती खोखली होती जाएगी। वही यहाँ पे है। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक ओवर कल्टिवेशन, डिफोरेस्टेशन, ग्रेजिंग एंड पुअर इरिगेशन practices leads to soil erosion. It results in arid patches of land and desertification. आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना ज़्यादा हमने सॉइल को खोद के खाली कर दिया बेटा कि पूरा सॉइल इरोजन हो चुका है। पानी अब यहाँ पे रुक नहीं सकता, काटते हुए निकल जाएगा। पहले देखिए जंगल कैसे थे और अब कैसे जंगल। भैया जंगल बचे ही नहीं है। इंक्रीज अर्बनाइजेशन ऑल्सो क्रिएट डेजर्टिफिकेशन। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, मकान चाहिए रहने के लिए, तो कहाँ से आएंगे? जंगल साफ कर दो। वाह भाई शाबाश। वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी, ये भी कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हुई है बेटा। वाटर लॉगिंग आप देख सकते हैं भैया, मुंबई तो और दिल्ली तो पूरे डूबे रहते हैं बारिश में, पानी में। दीज आर द प्रॉब्लम्स एज अ पार्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इरिगेशन विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर लीड्स टू वाटर लॉगिंग इन द सॉइल। इट ड्रॉज सॉल्ट टू द surface थ्रू द सॉइल। द सॉल्ट इज डिपॉजिटेड ऑन द लैंड surface और कलेक्ट्स द प्लांट रूट्स। दिस डैमेज द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा जो दुश्मन है बेटा वो है ग्रीन रेवोल्यूशन। सर वरदान था ना, ये तो था वरदान, पर अब दुश्मन हो गया है क्योंकि इसका इम्प्रॉपर यूज करने लगे हैं अपन। यील्ड बढ़ाने के लिए अपन ने न जाने क्या क्या किया, और जब क्या क्या किया तो बेटा बहुत कुछ कर दिया नुकसान नेचर का, और बचा कुछ नहीं। वाटर लॉगिंग कर दी अपन ने, इतना पानी भरा कि सॉल्ट ऊपर आ गया और क्रॉप्स को हार्म करने लग गया बेटा जी। अगर अपन बात करें डिफोरेस्टेशन की, तो डिफोरेस्टेशन तो बेटा बहुत तगड़ा करा अपन ने, इसमें तो बहुत माहिर हो चुके हैं अपन बात करें 1990 से 2015 तक 129 मिलियन हेक्टर ऑफ फॉरेस्ट ये साफ किए जा चुके हैं। क्या गजब बात कर रहे हो सर। हाँ तुम तो घर बैठे हो बेटा, पर बाहर बहुत कुछ हो रहा है। इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्टेड एरियाज टू नॉन फॉरेस्टेड वंस। इस तरह से जो है लॉस कर चुके हैं हम। ऑलमोस्ट 40% फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट इन द ट्रॉपिक्स कंपेयर्ड टू ओनली 1% इन द टेम्परेट रीजन। 40% जो है रेन फॉरेस्ट वो साफ हो चुके हैं। 1% जो है प्लेन्स में तो वैसे ही फॉरेस्ट कम ही होते हैं, डेसिडस फॉरेस्ट है वो तो कम साफ हुए, पर एवरग्रीन फॉरेस्ट को तो निमटा दिया है बेटा अपन ने। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 पॉइंट याद रखने वाली बात है बेटा, ऑफ इंडिया हैज रिकमेंडेड 33% फॉरेस्ट कवर फॉर द प्लेन्स, 67 फॉर द हिल्स, बट वी हैव ओनली 19.4 ऑफ फॉरेस्ट कवर। इट वॉज 30% एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। तो भैया कुछ नहीं बचा है, जितना होना चाहिए उससे भी कम है अपने पास। तो रीजन क्या है डिफोरेस्टेशन के? कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चरल लैंड। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो खाने के लिए गेहूं की आवश्यकता है, तो क्या करें भाई साहब, ऐसा करो फॉरेस्ट को जला दो, उस जगह खेत बना दो। वाह भाई शाबाश, जलाओ फॉरेस्ट। ये जब जला दी फॉरेस्ट उस जगह की एग्रीकल्चर लैंड बना दिए। फॉर टिम्बर, फायरवुड, कैटल रेंचिंग। टिम्बर, फायरवुड, कैटल रेंचिंग इनकी वजह से भी हो गया। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर झूम कल्टीवेशन के नाम से है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया के अंदर होता है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट का मतलब होता है बेटा वहाँ पे, बात अगर अपन ईस्टर्न स्टेट्स की करें, वहाँ पे बिहार की बात करें वहाँ पे। इन दिस द फार्मर्स कट डाउन द फॉरेस्ट ट्रीज एंड बर्न द प्लांट रिमेन्स। द ऐश इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर, द लैंड इज यूज्ड फॉर फार्मिंग और ग्रेजिंग। After cultivation, the area is left for several areas so as to allow its recovery in earlier days. Enough time gap was given for recovery. पर अब क्या हो रहा है कि अब रिकवरी के लिए टाइम उतना नहीं दिया जा रहा, एक पूरे एरिया को जला दिया जाता है। फिर बेटा बात करें कि है ना, उसको उस पर एग्रीकल्चर किया जाता है और एग्रीकल्चर के बाद उसको रिकवरी का टाइम दिया जाता है। पर यहाँ पे अब ऐसा हो नहीं रहा, रिकवरी का टाइम दिया नहीं जा, जलाया, एग्रीकल्चर करा, फिर जलाया, फिर तो हो क्या रहा है, रिकवरी का टाइम नहीं मिल रहा, तो एफोरेस्टेशन तो वहाँ पे हो ही नहीं रहा। अगर अपन बात करें यहाँ पे कंसिक्वेंसेस क्या होंगे डिफोरेस्टेशन के, तो आप देख ही सकते हैं ये कंसिक्वेंसेस होंगे बेटा, कुछ नहीं बचेगा, धरती है ना पपड़ी हो जाएगी। एटमॉस्फेरिक CO2 इज इंक्रीज्ड बिकॉज ट्रीज दैट कुड होल्ड लॉट ऑफ CO2 वो सब खत्म हो चुके हैं, तो CO2 इंक्रीज हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। भैया पेड़ काटे गए तो उस पेड़ पे जो जीव जंतु रहते थे वो कहाँ रहेंगे, वो सब तो खत्म। अपन बात करें यहाँ पे डिस्टर्ब्स हाइड्रोलॉजिक साइकिल, बारिश वारिश सब निमट गई। सॉइल इरोजन एंड डिफोरेस्टेशन, ठीक है, सॉइल इरोजन एंड डिफोरेस्टेशन तो हो रहा है। अब इसका जो उल्टा है रिफोरेस्टेशन, वो हमें करना पड़ेगा कम करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग फॉरेस्ट दैट वंस एग्जिस्टेड इन द पास्ट, जो कभी था पहले ऐसा था पर अब ऐसा हो गया हमारी वजह से। भाई डिग्रेडेशन भी हम कर रहे हैं तो जमा भी तो हम ही सकते हैं, नष्ट हम कर रहे हैं तो वापस से जो विनाश हम कर रहे हैं तो बेटा रचना भी तो हम कर सकते हैं वापस से। इट में अकर नेचुरली इन डिफोरेस्टेड एरिया, हाउएवर वी कैन स्पीड अप प्लांटिंग ट्रीज। हम बहुत सारे ट्रीज वहाँ पे प्लांट कर सकते हैं तो एफोरेस्टेशन भी हो सकता है। बहुत सारे पीपल अपन इंडिया की बात करें कि काफ़ी इन्वॉल्व थे बेटा एनवायरमेंट को बचाने के लिए, इकोलॉजी को बचाने के लिए। पहला आता है बिश्नोई मूवमेंट का नाम, बड़ा फेमस है, राजस्थान के जोधपुर राज्य में बेटा 1731, ठीक है।
जोधपुर ज़िले के अंदर, राजस्थान राज्य के जोधपुर ज़िले के अंदर 1731 के अंदर एक राजा था, उसको नया जो है पैलेस बनाना था बेटा। तो उसने अपने जो है मिनिस्टर्स और वर्कर से बोला कि पेड़ों को कटवा डालो। तो विश्नोई समाज के लोग जो वहाँ रहते थे बेटा, उन्होंने उसमें से जो अमृता देवी हैं, विश्नोई वुमेन थी अमृता देवी, उन्होंने एक ट्री को का जो है हक कर लिया। और फिर उन्हीं के देखे देखे बात करें कि उनकी फैमिली और वहाँ के हंड्रेड्स ऑफ विलेजर्स ने सबने ट्री को कर लेके, अगर तुम्हें इन ट्री को काटना है तो हमारी लाशों को काटना होगा, उसके बाद ही आप ट्री को ले सकते हो। तो लाखों लोगों ने अपनी जान दी बेटा उन ट्रीज को बचाते हुए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड वहाँ पे उस इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ और रूरल एरियाज़ के लिए बनाया है, जो अपने आप करेज दिखाती हैं, अपने आप जो है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए वहाँ पे बात करें कदम उठाते हैं। चिपको मूवमेंट गढ़वाली में इसके बहुत फेमस है बेटा। 1974 लोकल वुमेन पार्टिसिपेटेड टू प्रोटेक्ट ट्रीज फ्रॉम एक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स बाय हगिंग दैम। इन्होंने भी सेम वही किया, जो बस ये फ़र्क है कि गढ़वाल हिमालयाज़ के अंदर हुआ है, और बात करें कि ये जो है वहाँ पे बिश्नोई समाज ने किया था जोधपुर के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1980 इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। याद रखना बेटा, टू वर्क क्लोजली विद द लोकल कम्युनिटीज फॉर प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग फॉरेस्ट। इन रिटर्न फॉर देयर सर्विसेज द कम्युनिटीज गेट बेनिफिट फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। बेसिकली जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट वहाँ पे चलाया गया, क्योंकि बिना स्वार्थ के तो कोई काम करता नहीं ना बेटा। तो उनसे बोला गया कि आप जंगलों को प्रोटेक्ट करिए, आप जंगलों को बचाइए, हम आपकी बदले में आपको जो है चीज़ें, जैसे कि बात करें कि वहाँ पे फ्रूट्स है, गम है, रबर है, मेडिसिन है, ये वहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। तो यहाँ पे बहुत एनवायरमेंटल इश्यूज़ की बात करिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक, एक चैप्टर ये रहा है अपना इकोलॉजी का बेटा। बहुत मेजर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, उनका अपन ने जिक्र किया, उन पॉइंट्स का जिक्र किया कि कैसे क्या हम कर सकते हैं, किस क्वेश्चन का कैसे आंसर जो है वहाँ पे दे सकते हैं, उलझना नहीं है। बहुत सारी बातें करी अपन ने वेस्ट मैनेजमेंट और एस्पेक्ट्स के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में, और हमें कम करना है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये ध्यान रखना है कि भाई हमें बेसिकली इन चीज़ों को याद रखना है कि हमें कम करनी वो चीज़ें, याद रखनी वो चीज़ें कि हम किस तरह से एनवायरनमेंट को हार्म ना करें और उसको प्रोटेक्ट करें। बाकी बातें करें अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।